हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट डायरीज। आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। तो यार आज हमारे साथ जो है ना, वो एक काफी ही तोप बंदा है। मतलब वो एक टीयर 3 कॉलेज से है, बट उसने जो जो चीजें कर रखी है ना, और जो भी जहाँ वो प्लेस्ड है, वो सबका एक ड्रीम होता है। लाइक टीयर 1 का, टीयर 2 का, टीयर 3 का, सबका ड्रीम होता है। सो यार जो बंदा है ना, वो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर चुका है, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स कर चुका है, अपना एक स्टार्टअप था उसका। देन वो गूगल समर ऑफ कोड में एक मेंटर रह चुका है, वो गर्ल स्क्रिप्ट में मेंटर रह चुका, गूगल कोड में मेंटर रह चुका है। एंड उसने एक ओवरसीज प्लेसमेंट बैक करी है। आई डोंट बिलीव दिस। असंभव। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बार उससे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Hello Nishant, thanks for the awesome introduction. I am Sudipto Ghosh, a final year undergraduate in Information Technology from Jalpaiguri Government Engineering College. I have been offered a software engineering role from JP Morgan Chase, Glasgow through Code for Good program. I am an active open source developer. I have been an Google Summer of Code mentor and Google Coding mentor for Public Lab organization. I participate in hackathons and secured second rank in GDG DevFest Siliguri hackathon and was finalist in Bangalothon. तो यार अब हमें एक चीज जाननी है यार, जो तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है, जो तुम्हारी हैकाथॉन्स होती हैं, इन सब में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं? एंड तुम्हारे हैकाथॉन्स में जीतने के लिए क्या क्या करना होता है? एंड फाइनली जो तुम्हारा डेवलपमेंट वाला पार्ट था, तुमने खुद डेवलपमेंट कब स्टार्ट करी थी एंड कैसे स्टार्ट करी थी? तो निशांत, मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ओपन सोर्स के बारे में, फिर हैकाथॉन्स के बारे में, और ग्रेजुअली मैंने कैसे डेवलपमेंट के अंदर गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स मैंने स्टार्ट किया था 2018 में हैक्टोफेस्ट के थ्रू। उसके बाद मैं गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड के बारे में गया, तो मेरे को पता चला, वहाँ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया और वहाँ पे मैं टॉप कंट्रीब्यूटर था 2019 में। इन द मीन टाइम मैंने बाकी कॉलेज के ओपन सोर्स कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, जैसे खड़गपुर विंटर ऑफ कोड और एंजैक विंटर ऑफ कोड। तो मेरे को लगा कि मेरे कॉलेज में भी ऐसा कोई एक इवेंट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने कॉलेज में एक इनिशिएटिव लेके जीजीसी विंटर ऑफ कोड ऑर्गेनाइज करवाया। फिर मैं पब्लिक लैब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। उस सपोर्ट की वजह से मैंने बहुतों को हेल्प किया, खुद भी कंट्रीब्यूट किया, और मुझे गूगल कोडिंग में मेंटरशिप मिली। गूगल कोडिंग में मेंटरशिप मिलने के बाद मैं ग्रेजुअली कंट्रीब्यूट कर रहा था, लोगों को हेल्प कर रहा था। गूगल समर ऑफ कोड में आया, तो गूगल समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूट करते करते मैं एक प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट जो है गूगल समर ऑफ कोड में एज अ स्टूडेंट डेवलपर के लिए प्रोजेक्ट में सेलेक्ट नहीं होती है। तो मेरे ऑर्ग एडमिन ने मेरे को ये बताया कि ठीक है, मतलब तुम में नहीं हो रही है, तो फिर तुम एज अ मेंटर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने एज अ मेंटर अप्लाई किया। दो मैं गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट डेवलपर नहीं था, तो मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था और मैं काफ़ी रिव्यूज़ और ये सब कर रहा था। मुझे कोड बेस का अच्छा आइडिया हो गया, तो उसकी वजह से मुझे गूगल समर ऑफ कोड में मेंटरशिप मिली। ठीक है, भी हो गया मेरा ओपन सोर्स के बारे में। डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मैंने मोस्टली डेवलपमेंट जो है इंटर्नशिप्स के थ्रू सीखे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेकेंड ईयर में था, तो फिर मुझे थोड़ा मैंने पाइथन सीखा, मतलब, और फिर जैंगो फ्लास्क में काम किया। उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में स्विच किया, तो वहाँ मैंने इंटर्नशिप्स की 2, एक मीन स्टैक पे और मर्न स्टैक में। तो वहाँ मुझे सीखने को मिला। ओपन सोर्स में थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया कि क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के, और बाकी इंटर्नशिप्स कैसे मिला और क्या बोलते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो निशान, नेक्स्ट आता हूँ मैं हैकाथॉन्स के बारे में। तो हैकाथॉन्स में एक साल में तो बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था जीडीजी डेवफेस्ट सिलीगुड़ी हैकाथॉन। तो मैं एक्चुअली कोलकाता में इंटर्नशिप कर रहा था, तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई एक इवेंट हो रहा है, हैकाथॉन हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो वहाँ मेरे दोस्त लोग को लेके मैं पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे मैं सेकंड आया। उसके बाद हम लोग फाइनलिस्ट हुए बेंगलोथॉन में, और फिर फरवरी में हम लोग आईएससी बेंगलोर में एक और होता है सॉल्व फॉर भारत हैकाथॉन, वहाँ पे हम लोग फाइनलिस्ट थे टॉप 20 टीम्स में। तो हैकाथॉन्स के लिए ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक अच्छा टीम बनाना पड़ता है। तो वो टीम ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारे तरह के लोग हो, आई मीन कि सारे डोमेन के। अगर कोई एक वेब में कर रहा है, तो तुम्हारे टीम में एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड, और फिर अगर कोई एमएल कर रहा है, तो फिर अपनी टीम में एक एमएल का बंदा भी होना चाहिए, और एक प्रेजेंटेशन का। तो टीम ऐसा बनाओ जिससे कि वो सब कुछ मतलब कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
मतलब कि एक तरफा टीम रखोगे तो हैकाथॉन्स में जीतना बहुत मुश्किल होता है। और प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैकाथॉन्स के लिए। और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जिसपे JP मॉर्गन चेज में लगा मेरा, तो वहाँ पे मुझे इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट किया और उनको मुझे पता चला कि एक्चुअली किस तरह के लोग, माइंडसेट के लोग होते हैं, ठीक है। और तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए हैकाथॉन्स के थ्रू। यार जैसे सुदीप्तो ने बोला कि अगर तुम्हें एक हैकाथॉन जीतना है ना, तो उसमें बस तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब तुम किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो ना, तो बस एक साइडेड टीम नहीं लेनी होती, तुम्हें ऐसे एक ऑलराउंडेड टीम लेनी होती है जिसमें तुम्हारा हर डोमेन का बंदा हो। जैसे अगर तुम्हें एक मशीन लर्निंग प्रोडक्ट बनाना है, तुम्हें उसे बस मशीन लर्निंग मॉडल नहीं बनाना होता, तुम्हें उसके लिए एक फ्रंट एंड भी बनाना पड़ेगा एंड उसके साथ तुम्हें प्रेजेंटेशन के लिए भी चाहिए होगा। तो अगर तुम बस एक मशीन लर्निंग वाली टीम बना लोगे जिसमें सबको मशीन लर्निंग आती है, तो फाइनली तुम प्रोडक्ट क्या दिखाओगे? तुम उस मॉडल को तो जुपिटर नोटबुक पे रन करके नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए तुम्हें एक फ्रंट एंड वाला भी बंदा चाहिए होगा, तुम्हें उसके लिए एक प्रेजेंटेशन वाला भी चाहिए होगा, एंड फाइनली ऐसा भी चाहिए होगा जो उसको अच्छे से पिच कर सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। सही कह रहा ना सुदीप? तो हाँ भाई, तुमने बहुत सही पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। अब नेक्स्ट एक चीज बताओ कि लोगों को ये तो पता होता है कि गूगल समर ऑफ कोड में एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे, एज अ स्टूडेंट डेवलपर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, गर्ल स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, बट किसी को ये ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि एज अ मेंटर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज तुम खुद तो एक स्टूडेंट डेवलपर नहीं थे एंड यू एंटर्ड एज अ मेंटर इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसे हुआ? कि मैं गूगल कोडिंग और गूगल समर ऑफ कोड में कैसे मेंटर हो सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये था कि जैसे कि मैंने कंट्रीब्यूट किया था पब्लिक लैब्स में, और तुम अगर कंट्रीब्यूट करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये कंपटीशंस होते हैं। जबकि गूगल कोडिंग 2019 में बंद हो चुकी है, लेकिन अलग बाकी प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे कि गर्ल्स के लिए आउटरीच होता है, रेल्स गर्ल समर ऑफ कोड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेंटर बनने के लिए ये एक क्राइटेरिया है, मेंटर बनने के लिए तुम्हें कोड बेस का अच्छा आइडिया होना चाहिए, तुम बाकियों को हेल्प कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से तुम मेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे गूगल समर ऑफ कोड में अगर मेंटर होना है तो फिर इसके लिए अप्लाई करना होता है अप्रैल के बाद से, ठीक है, मतलब मार्च अप्रैल के टाइम में करना होता है। लेकिन मेक श्योर कि तुम एक बार ट्राई करो कि तुम स्टूडेंट डेवलपर हो जाओ। अगर तुमने पहले स्टूडेंट डेवलपर बन चुके हो तो तुम तब मेंटर के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो यार जैसे अब सुदीप्तो ने स्टार्टिंग में अपना डेवलपमेंट बारे में बताया था कि उसने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी एंड इंटर्नशिप्स के थ्रू सीखा। तो चलो अब एक बार सुदीप्तो से पूछ लेते हैं कि इंटर्नशिप्स कैसे लेते हैं एंड इंटर्नशिप्स उसने कैसे ली, कहाँ कहाँ करी एंड कैसा उसका एक्सपीरियंस था। तो इंटर्नशिप, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स अप्लाई करने के लिए बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें से सबसे अच्छा मेरे को जो लगता है वो है एंजल लिस्ट, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली सारे अच्छे स्टार्टअप्स जो है वो वहाँ पे पोस्ट करती है अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फुल टाइम और इंटर्नशिप्स के लिए। लिंक्डइन है और बाकी एक दो हैं, मतलब अभी तो थोड़ा स्पैम होकर रखा है, उसके लिए इंटर्नशाला वगैरह है जहाँ पे कर सकते हो। जब मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में था और थर्ड ईयर में भी, तो मैं इंटर्नशिप्स जो है मैंने इंटर्नशाला वगैरह से अप्लाई किया था, ठीक है, सेकेंड ईयर में। और थर्ड ईयर में आया तो मेरे को एक्चुअली भैया लोगों से पता चला कि एंजल लिस्ट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने 2 फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप्स की थी। एक इंटर्नशिप किया था मैंने एब्सोल्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में, वो इन ऑफिस था मेरा, ठीक है। और दूसरा किया था मैंने सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप हिप्ला टेक्नोलॉजीज में, अब वो भी फुल स्टैक पे था, वो मन स्टैक के ऊपर था, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रोसेस बेसिकली मैंने जो दिया है, मतलब इंटर्नशिप्स के, वो ऐसे थे कि वो मोस्टली जो है ना तुम्हारे स्किल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं तो इंटर्नशिप्स मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा पहले रिजेक्शंस खाना पड़ेगा जैसे मतलब होता है, लेकिन वो तो कॉमन है यार, वो तो फुल टाइम में भी मिलता है। तो अभी ये है कि सबसे पहले वो लोग क्या देते हैं, एक असाइनमेंट टाइप देते हैं जिसको तुम्हें कंप्लीट करना पड़ता है एक ड्यूरेशन में, 24 घंटा या 48 आवर्स में। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद ना वो लोग एक टेक्निकल राउंड रखते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हें कितना इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं, तुमने खुद से बनाया कि नहीं प्रोजेक्ट। और फिर वो टेक्निकल राउंड के बाद वो लोग
तुम्हें वो देते हैं, मतलब कि इंटर्नशिप्स देते हैं। किसी अच्छी कंपनी में तुम अगर एसडी इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करोगे तो वहाँ तो सबसे पहले तुम्हारा कोडिंग राउंड होगा, ठीक है, और वहाँ कोडिंग राउंड होगा, और उसके बाद जब तुम क्लियर करोगे उसके बाद भी 1-2 राउंड कोडिंग होगा, उसी के बाद मिलता है। मैंने जितने 1-2 अच्छे जगह स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स के लिए दिया था तो वहाँ कोडिंग राउंड भी था, असाइनमेंट भी था और फिर टेक्निकल राउंड भी था, मतलब कि 4-5 राउंड क्लियर करने के बाद मेरे को मिला था। मेरा जैसे कि मैंने जो लास्ट इंटर्नशिप किया था सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप में, तो वहाँ तो ऐसा था कि वो एक्चुअली इंटर्न नहीं था। मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, वो एक्चुअली इंटर्न नहीं था, वो एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी था। तो वहाँ के सीईओ ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था एंजल लिस्ट से, और फिर मेरे को बताया था कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो मैंने पूछा कि सर मैं क्या फुल टाइम फुल स्टैक डेवलपर के लिए काम कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक इंटरव्यू दे दो। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 1 आवर से ज़्यादा का हुआ था, लेकिन वो पूरा जावास्क्रिप्ट में था, कोर जावास्क्रिप्ट नॉलेज पे था। तो तुम जिस डोमेन में काम करोगे उस डोमेन से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो मैंने अच्छे से दिया था, और वो ऐसा नहीं है कि तुम याद करके जाओगे कोई टॉपिक या कुछ तो हो जाएगा, या इंटरव्यू स्पेसिफिक। तुम्हें जो भी चीज़ कर रहे हो उसका अच्छा आइडिया होना चाहिए, वो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सको, ठीक। तो यही तरीका है कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैसा हो रही है। और फिर दूसरा मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स के लिए मैं 1 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहाँ भी मैं क्या करता था, जैसे मरकरी, वीज़ा, ब्लूमबर्ग, ये सब में दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करता था, तो कैरियर साइट में जाता था उनके, और कैरियर साइट में जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देता था, ठीक है। अगर ऐसा होता था कि मुझे रेफरल वगैरह चाहिए होता है तो मैं ट्राई करता था कि अगर रेफरल हो जाए, लेकिन मोस्टली मैंने जितने भी अप्लाई किए थे, मतलब अच्छी कंपनीज में, वहाँ मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता था। मैं फाइनल राउंड तक जाता भी था, कई बार रिजेक्शन भी हो गया है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो कि तुम्हें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, सब प्लेटफॉर्म में, लिंक्डइन में हो, एंजल लिस्ट में हो, ठीक है, कट शॉट है, तो वहाँ पे एक्टिव रहोगे तो तुम्हें इंटर्नशिप्स लग जाएगी। तो यार अब जेपी मॉर्गन एंड चेस ग्लासगो में तुम्हारा जो हुआ था वो एक हैकाथॉन के थ्रू हुआ था, एंड वो एक शायद कोड फॉर गुड करके प्रोग्राम था। तो थोड़ा कोड फॉर गुड प्रोग्राम के बारे में हमें बताओ कि वो एक्चुअली होता कैसे है, एंड और सब उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, तो निशांत, कोड फॉर गुड बताने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मुझे कोड फॉर गुड कैसे चांस मिला, और फिर कोड फॉर गुड है क्या, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा कोड फॉर गुड है क्या। तो मैंने जेपी मॉर्गन चेस के EMEA रीजन में अप्लाई किया था, ठीक है। वो मेरे दोस्त ने बताया था कि ऐसा 2021 ग्रेड के लिए हायरिंग है, तो मैंने अप्लाई किया। तो वहाँ पे अप्लाई के बाद 2 राउंड्स था, जिसके बाद मुझे कोड फॉर गुड के लिए इन्विटेशन मिला। फर्स्ट राउंड एक बायोमेट्रिक टेस्ट था, जो बेसिकली एक लॉजिकल और एप्टीट्यूड रीजनिंग था। सेकंड राउंड था कोडिंग राउंड, जो हायर व्यू में हुआ था। उसमें 2 क्वेश्चंस थे, लिट कोड इजी टू मीडियम लेवल के, और 2 बिहेवियरल क्वेश्चंस थे। उसके बाद मुझे चांस मिला कोड फॉर गुड में जाने का। तो कोड फॉर गुड एक सीरीज ऑफ हैकाथॉन है जो जेपी मॉर्गन चेस के टेक्नोलॉजी सेंटर्स में होते हैं, जहाँ पे कोड फॉर गुड के एम्प्लॉयज़ और कुछ स्टूडेंट्स एज वेल एज NGOs पार्टिसिपेट करते हैं। द मोटिव ऑफ कोड फॉर गुड इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ NGOs को एक सोल्यूशन देना, ठीक है। अब कोड फॉर गुड का प्रोसेस ये था कि वो 3 दिन हैकाथॉन था। फर्स्ट डे हम लोग को बस बुलाया गया और वेलकम किया गया। सेकेंड डे से हैकाथॉन स्टार्ट होता है। तो सेकेंड डे में वहाँ पे वो लोग ओपनिंग सेरेमनी में NGOs आए थे। NGOs आने के बाद उन्होंने अपना बताया कि उन लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और वो किस टाइप के सोल्यूशन हम लोग से चाहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 20 आवर्स के अंदर उन लोग को सोल्यूशन भेजा था। तो ऐसा एक और चीज़ था कि कोड फॉर गुड में मेरा कोई प्री डिफाइंड टीम नहीं था, तो वहाँ पे मेरे को टीम बना दिया गया था जेपी मॉर्गन चेस के थ्रू, ठीक है। तो मेरे को बहुत सारे दोस्तों के साथ, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वहाँ पे कुछ राउंड था, 1-to-1 राउंड था रिक्रूटर्स के साथ। उन्होंने अपने बारे में बताया कि जेपी मॉर्गन चेस में कैसा होता है, क्या नहीं होता है। वहाँ हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह किया। फिर VPs वगैरह थे, उनसे 1-to-1 सेशन हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग के साथ 2 मेंटर्स भी थे जो जेपी मॉर्गन चेस के अच्छे पोजीशंस में है, ठीक है, टेक लीड मतलब VP पोजीशन में है। तो उन्होंने हम लोग को हेल्प किया था थ्रू आउट द हैकाथॉन्स। और सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स भी थे कि अगर किसी को कोई भी हेल्प लगे, चाहे वो किसी भी रिलेटेड में हो, वेब में हो या फिर एंड्रॉयड में हो या मशीन लर्निंग में हो,
तो वो हेल्प कर पाएंगे। पूरा रात वो लोग थे। अब हम लोगों ने सबसे एक MVP सोल्यूशन दिया था एट द एंड ऑफ द हैकाथॉन। हम लोगों ने एक सोल्यूशन दिया था, ठीक है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए थे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यही एंडिंग नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल दिया जा सकता है JP Morgan Chase के थ्रू, ठीक है, JP Morgan Chase में। तो मैं हैकाथॉन्स कंप्लीट होने के बाद, कोड फॉर गुड कंप्लीट होने के बाद मैंने तो बाकी ऐसे यूजुअली इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था, तो अचानक से 4 या 5 दिन बाद मुझे एक कॉल आया कि और फिर उन्होंने बोला कि वी आर हैप्पी टू ऑफर यू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एट लास्ट मुझे एक इंटरनेशनल जगह में प्लेसमेंट लगी है। बस सही है। तो रिजेक्शंस में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सक्सेस जर्नी का। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे एंड उसको एक और रिजेक्शन आया था, तो यार तुम एक मेरे को बात बताओ, तुम इतने सारे रिजेक्शंस कैसे फेस किया एंड फाइनली उन रिजेक्शंस को ओवरकम करके अपने आप को इतना इंप्रूव करा कि तुम्हें एक ओवरसीज प्लेसमेंट बैग हुई। तो यार थोड़ा वो बताओ। यार अब क्या ही बोल सकता हूँ, दिल से बुरा लगता है भाई, प्लीज भाई, दिल से लगता है भाई। ठीक है। तो रिजेक्शंस तो यार सही बोलूँ तो बहुत खाए हैं, बहुत, मतलब आदत हो गया है मेरे को रिजेक्शंस का। तो अब यही बोल सकते हैं कि यार रिजेक्शन तो होते रहेगा, लेकिन जिस दिन वो जो ऑफर लेटर आएगा ना, मतलब वो जब पहला आता है ना, जो वो खुशी मिलता है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। वो तुमने जो इतने सारे रात तुमने किसी चीज में टाइम दिया है, फिर तुम रोए होगे कि कितना गंदा सिचुएशन गया होगा, उस मेहनत का ना, वो जो उतना मेहनत किया था ना, उसका सारा फल एक बार में मिल जाता है, ठीक है। हम तो उड़ गए। तो ये तो बोलूँगा कि यार बहुत मुश्किल है, और स्पेशली यार टायर 3 से तो यार मुश्किल ही है, मैं बोलूँगा, ये तो मानता हूँ, ठीक है। एक तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम होती है, तुम्हें खुद ढूंढ के निकालना पड़ता है, लेकिन वी हैव टू कीप गोइंग। तब तक तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके बताना और किसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस तुम्हें देखना है एंड और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सजेशंस वाले पार्ट पे। तो यार सुदीप, तो कुछ सजेशंस हो तो तुम जरूर बताओ हमारे जूनियर्स को। यार मैं चाहे कितना भी सजेशंस दे दूँ, या कोई और आके भी सजेशंस दे दे, गूगल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके भी, ठीक है, तो सजेशंस तो तभी काम में आएगी जब तुम खुद से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मेरा यही कहना होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें बेस्ट करो अपना, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना अच्छे से रखो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं यहाँ पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कल आके तुम एक्सपीरियंस शेयर करो। तो ये इसीलिए आया क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा था अच्छे से, और एक्सपीरियंस गेन करतेगा। तो हर एक से अपना एक्सपीरियंस लो और तुम कोडिंग करते रहो अच्छे से, ठीक है। तो यार थैंक यू सुदीप, तो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। काफी ज्यादा पता चला कैसे एक टियर 3 का बच्चा भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट बैक कर सकता है। बस एक चीज होती है जो मेहनत, अगर तुम मेहनत करने से नहीं डरते ना, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, चाहे थोड़ा लेट मिले बट मिलेगा जरूर। तो थैंक यू यार फॉर टेकिंग आउट टाइम, इट वाज लाइक रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक्स भाई चैनल में बुलाने के लिए, और भैया अच्छे लोगों को बुला के इंटरव्यू लेते हैं। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि तुम्हें इंस्पिरेशन मिले और तुम भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा फोड़ सको और यहाँ पे आके इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कि और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए एंड तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।